हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रेमिक्स में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्लीपी क्लासेस की तरफ से आप सभी को 15% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। सभी कोर्सेज पर यह वैलिड रहेगा AUG15। ये कोड आप यहाँ पर यूज कीजिए और डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका एक रिपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की जो है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ड्रिल वही रहेगी, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड जो भी आपका स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड आपका ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है रिलीज की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकंड में कह रहे हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो कि एक आउटपुट बेस्ड इंडिकेटर है, इसे यूज किया गया है ताकि स्टेट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। तो 2 स्टेटमेंट से बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री द्वारा नहीं, ये नीति आयोग की देन है। नीति आयोग द्वारा ये प्रिपेयर की गई है और उन्हीं के द्वारा ये रिलीज की गई है, जिसमें डेफिनेटली 4 पैरामीटर्स यूज किए गए हैं, जिनमें से एक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हुई, जिसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो नीति आयोग द्वारा रिसेंटली 2022 के साल के लिए आपकी ये रिपोर्ट यहाँ पर निकाली गई है। 3rd एडिशन है ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, जिसके आधार पर कोशिश यही रखी गई है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके द्वारा किस प्रकार की यहाँ पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है, उन्हें असेस करते हुए, उन्हें इवेल्युएट करते हुए ये रिपोर्ट यहां पर तैयार करने की बात की गई, ताकि स्टेट्स गवर्नमेंट को यहां पर रिकॉग्नाइज किया जा सके उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एंड कहीं ना कहीं उन्हें उस प्रकार के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जा सके, थोड़े सजेशंस दिए जा सके, जिसके चलते डेफिनेटली उनकी डिसीजन मेकिंग में भी असिस्टेंस मिलेगी और अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी वो यहां पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉम्पिटिटिवनेस को यहां पर बढ़ाना है। तो 4 इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके का है, बिजनेस इकोसिस्टम किस तरीके से वहां पर चल रहा है, फिर पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसे वहां पर परफॉर्म कर रहा है एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है। तो पॉलिसी सपोर्ट या बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, ये बेसिकली एक तरीके के इनपुट बेस्ड इंडिकेटर्स हैं या फिर इनपुट बेस्ड हम इन्हें पैरामीटर्स या पिलर्स यहां पर कह सकते हैं कि भैया यहां पर ये एनहांस करने के ऊपर कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट एक पर्टिकुलर रीजन से बढ़ाया जा सकता है। बट वहीं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आउटपुट बेस्ड है कि एग्जैक्टली जो इनपुट में चीजें लगी हैं, इनिशिएटिव्स लगे हैं या जो भी पॉलिसी सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड किया गया है उसका क्या नतीजा देखने को मिला, किस प्रकार से उन रीजन्स ने, उन स्टेट्स ने वहां पर परफॉर्म किया, वो 4th पिलर के माध्यम से यहां पर असेस करने की कोशिश की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 56 इंडिकेटर्स यहां पर अंडर दीज पर्टिकुलर 4 पिलर्स यूज किए जा रहे हैं ताकि स्टेट्स और यूटीज को असेस किया जा सके, उन्हें इवैल्यूएट किया जा सके। तो आपके लिए होमवर्क यहां पर क्या है कि कमेंट बॉक्स में बताइए अंडर डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन से स्टेट्स और यूटीज ने यहां पर टॉप किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम रिसेंटली आपका न्यूज में था, उसी से रिलेटेड यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहा है ये एनेबल करता है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को कि इनवॉइस करें या फिर पे करें अपनी खुद की रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसीज में। सेकंड में कह रहे हैं कि एलिमिनेट कर रहा है यहां पर जो कॉस्ट ऑफ एक्सचेंजिंग रहती है डोमेस्टिक करेंसी की, किसके साथ, विद द यूएस डॉलर, कि जो आपकी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है उसके साथ जब हम उसे एक्सचेंज करते हैं उसमें जो कॉस्ट हमारी लगती है उसे एलिमिनेट करता है। थर्ड में कह रहा है यहां पर स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट भी यूज किया जा सकता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए अंडर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, या सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है। तो जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है रिसेंटली यहां पर देखने को मिला, जो इंडिया और यूएई ने अपना एक पैक्ट साइन किया कि जी हां यहां वो प्रमोट करेंगे कि डोमेस्टिक करेंसीज का यूज किया जा सके ताकि जो भी ट्रेड सेटलमेंट की पेमेंट्स यहां पर होनी है वो उनके माध्यम से यहां पर की जा सके। सो ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि जो दोनों देशों की यहां पर डिपेंडेंस है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर के ऊपर, कि भैया डॉलर की अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और उसे पे भी कर सकते हैं। बट अंडर दिस पर्टिकुलर लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अब वो डॉलर की डिपेंडेंस खत्म करने के ऊपर एक इनिशिएटिव यहां पर रखा गया है, जो कि कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। चाइना ने भी अपना ये इनिशिएटिव यहां पर यूज किया था, जिसके चलते उन्होंने काफी हद तक जो युआन की प्रेजेंस है ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम में उसे भी यहां पर एनहांस किया था।
तो उसी सक्सेस स्टोरी को इंडिया में भी रेप्लिकेट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत ये इनिशिएटिव यहां पर लिया गया है। तो डेफिनेटली इसके चलते जो एक्सपोर्टर्स रहेंगे और जो इंपोर्टर्स रहेंगे, इंपोर्टर्स भी पे कर पाएंगे रुपी में, और एक्सपोर्टर्स भी यहां पर इनवॉइस मतलब जो बिल यहां पर जनरेट करेंगे जिसके माध्यम से उन्हें पैसा मिलेगा वो भी यहां पर रुपी में कर पाएंगे। बट अगर वहीं हम बात करें कि अगर इंडिया और यूएई के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है तो यूएई में कैसे होगा, तो यूएई में भी जो उनकी डोमेस्टिक करेंसी है उसी के माध्यम से यहां पर किया जाएगा, और जो बीच में इंटरमीडियरी बैंक्स रहेंगे वो यहां पर इंडियन रुपी और यूएई का जो आपका दिरहम है उसे यहां पर एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, सेकंड एलिमिनेट करता है कॉस्ट ऑफ एक्सचेंजिंग, बिल्कुल करेक्ट है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है जिसमें SNRR अकाउंट के बारे में बात की जा रही है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, तो एक तरीके का आपका बिजनेस अकाउंट यहां पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो कि इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया में आके बिजनेस रन करना चाहते हैं, बट वो नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हीं के लिए ये रुपी अकाउंट यहां पर खुलाया जाता है। तो अब एक और आपने अकाउंट ऐसा सुना होगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, NRO अकाउंट। तो दोनों कैसे डिफरेंट है कि NRO अकाउंट में यदि आपका पैसा है किसी भी नॉन रेजिडेंट का तो उसे वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, बट SNRR अकाउंट में वैसे उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके करंट अकाउंट के तरीके से यहां पर एक काम करता है सभी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो कि इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज रन करना चाहते हैं। तो आई होप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर हो गया और तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज यूएई ने यहां पर इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है ताकि एक फ्रेमवर्क यहां पर स्टैब्लिश किया जा सके, ताकि रुपी एंड यूएई दिरहम का यहां प्रमोट किया जा सके, उसका यूज को प्रमोट किया जा सके, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस यहां पर सेटल कर सकें। ठीक है जी, तो दोनों ही तरीके से ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि डॉलर की जो डिपेंडेंस है फ्रॉम यूएई इटसेल्फ एंड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ उसे यहां पर कम किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि यूएई का जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे यूपीआई के तरीके से ही वहां पर काम करता है, इन दोनों को लिंक भी किया जाएगा ताकि उस प्रकार से जो रेमिटेंसेज हैं वो एक देश से दूसरे देश वहां पर इफेक्टिवली ट्रांसफर किए जा सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक और यहां पर एग्रीमेंट रखा है कि जो उनके रिस्पेक्टिव कार्ड स्विचेज हैं, इंडिया का रुपए स्विच हो गया या यूएई का आपका यूएई स्विच हो गया, उन्हें भी यहां पर लिंक किया जाएगा ताकि उस प्रकार से डोमेस्टिक कार्ड्स की एक्सेप्टेंस की जा सके, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस यहां पर की जा सके, एंड जिन कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें भी इजीली प्रोसेस किया जा सके और रियल टाइम में प्रोसेस किया जा सके बिना किसी लैग के, मतलब ज्यादा लैग नहीं होना चाहिए जो कि जनरली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ये मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो कि रिसेंटली जुलाई के महीने के आपके करंट अफेयर में से निकाले गए हैं। तो वही चीज, अब ऐसा नहीं है कि डॉलर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड सेटलमेंट्स हो रही थी उसे बंद कर दिया जाएगा, नहीं, ये उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहां पर क्रिएट की गई है। ठीक है जी, जिसके माध्यम से अगर कोई चाहता भी डॉलर में ट्रांजैक्ट करना तो वो भी कर सकता है, मतलब जितनी भी एंटिटीज हैं जो कि इस प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन्हीं का डिस्क्रेशन यहां पर रहेगा, वो किस प्रकार से कौन सी एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं या जो ये नया LCSS सिस्टम है इसे यहां पर यूज करना चाहते हैं। तो इस केस में डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है दोनों देशों के, उन दोनों का यहां पर यूज किया जाएगा। और जो हमने वॉस्त्रो की बात की थी, वॉस्त्रो अकाउंट रुपी जो आपका ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम के आधार पर हमने डिस्कस किया था, वो भी यहां पर यूज किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से ये भी यहां पर काम करेगा। सिंपल सा अगर मैं आपको वर्किंग यहां पर समझाने की कोशिश करूं कि इंडिया है भाई साहब, वहां पर आपका यूएई है, इंडिया का भाई यदि कोई भी चीज बाहर जाके एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, यूएई का जो बैंक है उन्होंने इंडिया में आके, इंडिया के SBI में आके कोई ना कोई अपना वॉस्त्रो अकाउंट खोला होगा। अब वॉस्त्रो अकाउंट क्या है कि फॉरेन बैंक का अकाउंट है पर डोमेस्टिक करेंसी में डिनोमिनेटेड है एंड डोमेस्टिक बैंक में खोला गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी आपकी रुपी में होगी, रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है। तो यहां जो एक्सपोर्टर है जिसने सामान अपना यूएई में एक्सपोर्ट किया है उसको जो पेमेंट जाएगी वो यहां से जाएगी। ठीक है जी, और वहां जो इंपोर्टर है जिसने वो सामान रिसीव किया उसको पेमेंट करनी है तो वो दिरहम में अपनी पेमेंट अपने बैंक को वहां पर कर देगा, बैंक फर्दर जाके आगे इसकी पेमेंट इंडियन एक्सपोर्टर को कर देगा। ठीक है, SBI अकाउंट, जो SBI में उनका वॉस्त्रो अकाउंट रहेगा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे वॉस्त्रो अकाउंट काम करता है वैसे यहां पर ये भी काम करेगा। वैसे आपके SNRR अकाउंट्स भी हैं वॉस्त्रो के अलावा, जो आपके नॉन रेजिडेंट के रुपये अकाउंट्स हैं, तो उन अकाउंट से भी इन एक्सपोर्टर्स की पेमेंट की जा सकती है। सेम गोज फॉर द इंपोर्ट ऑल्सो, कि यदि इंडिया का कोई व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है किसी कमोडिटी को, उसे यहां पर पेमेंट करनी है तो वो भी यहां पर रुपये के माध्यम से यहां पर पेमेंट कर देगा। और वहां अगर हम यूएई में बात करें, उन्हें दिरहम में यहां पर ट्रांजेक्शन चाहिए होगी, तो वहां का जो बैंक है, अब डेफिनेटली यहां पर SBI को अपना वहां जाके वॉस्त्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो वहां का जो बैंक अकाउंट है, जो वहां पर उनके दिरहम डिनोमिनेटेड जो बैंक अकाउंट रहेगा, वो फर्दर आगे जाके उस
एक्सपोर्टर को वो पेमेंट कर देगा दिरहम में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स बीच में इन्वॉल्व हैं, इन्हीं के ही बीच में आईएनआर एंड दिरहम का एक्सचेंज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट को भी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को देख सकते हैं दिरहम और आईएनआर के बीच में। ठीक है, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर क्लियर होगी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात की जा रही है फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, जो फॉरेक्स रिजर्व्स वो होल्ड करता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करना है, फंड करना है गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट्स को, फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल टूरिज्म को, या फिर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को यहां पर मेंटेन करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्क कीजिए करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही बात, यहां पर डी आंसर हमारा करेक्ट है कि मेंटेन करना है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जो कि आपको यहां पर आनी चाहिए। कि आरबीआई भी यहां पर फॉरेक्स जब अकोमुलेट करता है, ठीक है जी, जिसमें हमारे 4 कंपोनेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट बीइंग द फॉरेन करेंसी एसेट्स, उनमें से जो आपका डॉलर है उसे भी यहां पर अकोमुलेट करता है, अपने पास इकट्ठा करता है। ठीक है, अब यदि सडनली किसी प्रकार से हमारी इकोनॉमी में डॉलर की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम रहे, तो उस केस में क्या होगा कि डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा रुपी यहां पर अंडर प्रेशर आके डेप्रिशिएट करेगा। अब डेप्रिसिएशन होना रुपी की सडन, और वो भी वॉलेटाइल नेचर की अगर डेप्रिसिएशन वहां पर रहेगी तो वो हमारे लिए सही नहीं है। हमारा जो इंपोर्टर है उसको यहाँ पर नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी अपने इंपोर्टेड कमोडिटीज़ के लिए। तो उस केस में आरबीआई फिर यहाँ पर इंटरवीन करता है कि इकोनॉमी में या मार्केट में थोड़े डॉलर्स रिलीज करके, ताकि डॉलर का जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो क्या डायरेक्टली हमारे द्वारा इंटरवेंशन यहाँ पर की जा रही है, हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सचेंज रेट? जी नहीं, आरबीआई यहाँ पर जब भी डॉलर रिलीज करेगा इकोनॉमी में, तो एट अ लेटर स्टेज वो डॉलर बाहर भी निकाल देगा। तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांजिशन होनी है, अगर वहां पर डेप्रिसिएशन होना है रुपी का, तो वो हो, बिल्कुल होए, पर ग्रेजुअली होए। सडन डेप्रिसिएशन होगा तो उससे इंपोर्टर्स के ऊपर प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा। सेम गोज विद, अगर हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन यहां पर हो रही है तो हमारे एक्सपोर्टर्स का यहां पर नुकसान होगा। तो सडन नेचर के यहां पर चेंजेस नहीं आने चाहिए हमारी करेंसी में, करेंसी के एक्सचेंज रेट में। उसी लिए आरबीआई यहां पर इंटरवीन करता है। आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करता है बाय यूजिंग द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो आई होप ये चीज यहां पर क्लियर होगी हो। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफी चाहूंगा इस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए, इसको आप यहां पर स्किप कर दीजिएगा। सिंपल सी बात, यहां पर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के बारे में की गई है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, अरेंज करना है फॉलोइंग कंट्रीज को इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शेयर एज इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बेसिक सी आपको 4 यहां पर ऑप्शन दी गई हैं। रीसेंट इको सर्वे बेस्ड आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑर्डर में यहां पर इसे अरेंज कीजिए। डिक्रीजिंग शेयर है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो भैया हमारे द्वारा जो सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं वो की जाती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो पहला रैंक तो भैया इनका आ गया। तो देख लो अब बी और जो डी ऑप्शन है वो तो इजीली यहां पर रूल आउट होगी। सेकंड जो यहां पर हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है यूएई में, तो सेकंड रैंक यहां पर यूएई का आ गया। तो 4-1-4-1 तो चलो दोनों ऑप्शन यहां पर है। थर्ड यहां पर जो चेंज देखने को मिला है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, और जिसका डेटा हमारे पास नवंबर तक अवेलेबल है इको सर्वे में, उसमें हमने नेदरलैंड्स को 3rd रैंक पर यहां पर आते हुए देखा है एंड चाइना यहां पर 4th रैंक पर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि यहां पर आपका करेक्ट कोड कौन सा बनेगा, करेक्ट कोड यहां पर उस हिसाब से हमारा सी कोड बनेगा, जिसके हिसाब से हमारी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज यहां पर आपको बताई भी गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी आ जाते हैं और यूपीएससी भी आपसे पूछ सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वैसे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ऐसे फैक्ट्स की। और मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादातर ऐसे फैक्ट्स को डायरेक्टली याद मत करो, रटो मत कि भैया कितना ट्रेड हुआ, कितना क्या हुआ, बस एक सीक्वेंस याद रखो, क्वेश्चन इजिली वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्ड रिजर्व से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। सिंपल सी बात यहां पर की जा रही है कि इन द टाइम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या फिर करेंसी वॉलेटिलिटी, कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक रहेगा वो डिसाइड करेगा कि भैया जो गोल्ड रिजर्व्स की होल्डिंग है उनके फॉरेक्स में उसे यहां पर इंक्रीज किया जाए। तो प्राइमरीली क्या रीजन रहेगा जिसकी वजह से डिसीजन यहां पर लिया जाएगा? पहला है कि इमीडिएट रेवेन्यू यहां पर जनरेट करना है गोल्ड सेल्स के माध्यम से। सेकंड है इन्फ्लेशन को यहां पर रिड्यूस करना है बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। थर्ड में कह रहे हैं कि जो नेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है। या फिर फोर्थ कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है अपने एसेट्स को, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहां पर एनहांस की जा सके। तो क्या लगता है आपको? करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और ये बहुत बार डिस्कस किया गया है करंट अफेयर्स में भी। वैसे भी बीच बीच में हम इनसे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। फ्यू मिनट्स में भी हमने इसका पूरा डिस्कशन किया था कि गोल्ड रिजर्व्स क्यों यहां पर बहुत सारे देशों द्वारा देखा जा रहा है, उनके द्वारा परचेजिंग की जा रही है। खासकर 2022-23 का जो आपका समय था जब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से
ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन देखने को मिली, डॉलर इंडेक्स यहां पर स्ट्रेंथन होता जा रहा था, अर्थात डॉलर की डिमांड यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। तो उस केस में सभी सेंट्रल बैंक्स द्वारा, अब मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स द्वारा ये डिसीजन लिया गया, खासकर डेवलपिंग नेशंस के सेंट्रल बैंक द्वारा, कि यार गोल्ड जो है वो एक और हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व्स अवेलेबल है, चलो डॉलर नहीं खरीदते हैं, डॉलर बहुत ही अनसर्टेन और उसके प्राइसेस चल रहे हैं, तो गोल्ड की यहां पर परचेजिंग करते हैं ताकि उसे यूज किया जा सके अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। वहां पर एज अ हेज वहां पर उसे यूज किया जा सकता है, उसकी वैल्यू वैसे भी उतनी ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। डेफिनेटली डॉलर में अगर किसी प्रकार की करेंसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो उसकी वजह से उनकी खुद की करेंसी भी यहां पर इफेक्ट होती है। ठीक है, तो उसी कारण की वजह से यहां पर काफी सारे सेंट्रल बैंक द्वारा अमंग इंडियाज ऑल्सो, इंडिया का जो आपका आरबीआई है उनके द्वारा भी ये डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से हमने बढ़ते हुए अपने फॉरेक्स रिजर्व्स यहां पर देखने को मिले। ठीक है, तो वही चीज कही है कि गोल्ड इज कंसिडरेबली अ रिलेटिवली स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इज ऑफन सीन एज अ हेज अगेंस्ट करेंसी डिप्रिसिएशन एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो वही हमने क्या देखा कि फेब मार्च में थोड़ा सा यहां पर जो आपका ये ऑरेंज मार्क दिखाया गया है गोल्ड रिजर्व, इसकी प्रेजेंस जो है या इसकी जो सिग्निफिकेंस है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़ती हुई देखने को मिली कि आरबीआई थोड़ा ज्यादा इसे यहां पर अकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, तो एक और आपके लिए होमवर्क क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं जो आरबीआई के पास यहां पर अवेलेबल हैं वो हम कहां स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने ही बढ़ चढ़ के यहां पर पार्टिसिपेट किया हो। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि एक आइडिया लगा रहे कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको चेक कर सकें एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी यहां पर हो ही जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी यहां पर लॉन्च की जा चुकी है, डेफिनेटली चेकआउट कीजिए उसे और एनरोल करके अगेन अपनी जो प्रैक्टिस वाली प्रोसेस है उसे और स्ट्रेंथन कीजिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।